अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग अपनी छुट्टियां बहुत ही खुशियों से मना रहे होंगे और लेकिन साथ साथ पढ़ाई को भी याद रखना बड़ा ज़रूरी है। रात का वक्त है और मैं अभी बहुत मज़े से एक कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। पहली बार ज़िंदगी में इंटरनेट से कोई रेसिपी देखी और उसको ट्राई किया और वो ठीक निकली और मुंह से धुएं निकल रहे हैं। लो जी, कल हम लोगों ने एक इमेज आपको दिखाया था, इसके बारे में मुझे काफ़ी सारे इनबॉक्स आए तो मैंने कहा चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे, डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक बार डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस को स्टडी कर लें। डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस स्टडी करने में असल में हम थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं। जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे प्यारे भाई आरएनए हैं, आरएनए के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर को जाना है। आरएनए का फंक्शन जानने के लिए अभी हम लोग कुछ ही अरसे में, कुछ ही देर में, अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कि प्रोटीन्स कैसे बनती हैं। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपको इस आरएनए का एक्चुअल एक्चुअल फंक्शन जो है वो समझ में आ जाएगा कि इसका असल काम क्या है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि साथ ही आपको इसका कंपैरिजन भी बता दें। सो पहला तो ये कि डीएनए के अंदर जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाई और आपने भी बनाई। और आरएनए के पास जो शुगर है वो राइबोज शुगर है। अगर आप इसको साथ साथ लिखते जाएंगे बच्चों, तो नवाबों की तरह बैठने से अच्छा है कॉपी पेन निकालें और लिखें, तो आपको ये याद भी हो जाएगा। और ये बड़ा बड़ा एक्सपेंसिव क्वेश्चन है। इट कैन कॉस्ट यू, इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स इन योर एग्जाम। नंबर टू, जब न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात करते हैं, ठीक है जी, लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स। तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स में जहां इसके पास एल्डेनिन होता है, जहां इसके पास गवानीन होता है, जहां इसके पास साइटोसिन होता है, वहां साथ इसके पास थायमीन होता है, टी। और आरएनए के पास यूरासिल होती है थायमीन की जगह। यानी आरएनए के पास क्या क्या है? आरएनए के पास भी एडेनिन है, साइटोसिन है, गवानीन है, लेकिन इसके पास यूरासिल है, यू। थायमीन नहीं होता, थायमीन की जगह यूरासिल होती है। मैं यहाँ पे यूरासिल का नाम भी लिख देता हूँ। और मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग बताइए कि यूरासिल प्यूरिन होगी कि पायरिमिडीन होगी। जी, जो थायमीन होगी यूरासिल भी वही होगी। और अब आप खुद सोचे कि थायमीन प्यूरिन है कि पायरिमिडीन है। सोचिए जरा। हम्म मेरी कॉफी खत्म हो गई, आगे चलते। लो जी, उसमें मैंने आपको बताया कि स्ट्रैंड्स की बात की, तो हमने आपको बताया कि इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। आरएनए जो होता है ये क्या होता है? इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। इट्स अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड या इट्स अ सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड। इसके ऊपर भी कोई मीम बन सकती है कि डीएनए सिंगल नहीं होता जबकि आरएनए हमेशा हमेशा के लिए सिंगल ही रहता है। देन अगली बात जो हम करने वाले हैं, डीएनए के अंदर ये जो आपके पास, चूंकि इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं, लिहाजा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, जबकि आरएनए के अंदर आपको नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसकी थोड़ी सी डिटेल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स। इसके अपने पास, इसके अपने लिए बाजू का जो मैसेंजर आरएनएज हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसके अपने पास अपने साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स या हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर्स बने होते हैं।
उसके ऊपर हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो इसका अगला जो पॉइंट हमारे पास है, जो काफी हो गया है मैडम की नज़ारा, आगे चलते हैं ज़रा। डीएनए जो है हमारे पास वो डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स। और जो आरएनए हमारे पास, इट्स नॉट अ हेलिक्स, इट्स अ सिंगल या इट्स अ स्ट्रेट चेन। गिनते जाएं, 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6th पॉइंट डिस्कस किया। आगे भी चलेंगे, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, और पॉइंट्स भी आएंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास जो बेस पेयरिंग है, यहाँ पर चूंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसके अंदर बेस पेयरिंग नहीं होती, नो बेस पेयरिंग। और यहाँ पर हमारे पास डीएनए के अंदर बेस पेयरिंग होती है। ए टी के साथ मिल रहा है और जी सी के साथ मिल रहा है, ये बेस पेयरिंग करता है, और दूसरे वाले के अंदर हमारे पास कोई बेस पेयरिंग नहीं होती। ठीक है। अगर हम इसके बारे में ये देखें, तो जो आरएनए है वो शॉर्ट है और डीएनए लॉन्ग है। 8th पॉइंट, डीएनए इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर और आरएनए जो है इट्स अ शॉर्ट स्ट्रक्चर। ये शॉर्ट होता है और डीएनए हमारे पास लॉन्ग होता है। इसी तरह हम लोग अगर इनकी बात करें कि इनकी पोजीशन क्या है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा ये है ना आरएनए, ये अटैच टू द राइबोसोम होता है, अटैच्ड टू राइबोसोम। और डीएनए के बारे में हम ये लिखेंगे, नॉट अटैच्ड टू राइबोसोम। 9 डिफरेंसेस हो गए जी। आगे चलते हैं, 10th डिफरेंस की बात। इसका जो क्या कहते हैं काम है, वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू राइबोसोम। जो आरएनए है ना, वो डीएनए की इंफॉर्मेशन को राइबोसोम को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू राइबोसोम। और जो हमारा डीएनए है, उसका काम होता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन कंटेन करना। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में ये बताना हो कि आरएनए क्या है, तो मैं आपको ये कहूंगा, इट्स अ फोटोकॉपी ऑफ डीएनए। आरएनए इज फोटोकॉपी ऑफ डीएनए। और इसका काम क्या होता है, जैसे फोटोकॉपी का क्या काम होता है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को सेफ रखा जाए। ठीक है, ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है, आपके पास ओरिजिनल बुक है, उसको हमेशा सेफ रखा जाता है। और जो उसकी फोटोकॉपीज होती हैं वो डिस्पोजेबल होती हैं। वो क्या होती हैं, डिस्पोजेबल। जब इस्तेमाल कर लिया तो फारग करा दिया, राइट, यूज कर दिया तो फारग हो गए। डीएनए जो है वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, वो बार बार कॉपी होता है और इस्तेमाल होता है, लेकिन वो ओरिजिनली अपनी जगह पर ही रहता है। इसके ऊपर अभी काफी बात करेंगे हम इंशाल्लाह ताला, जब हम ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन प्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन अगली बात, अगर हम इनके बॉडी में रिटेंशन की बात करें, आरएनए जो है हमारे पास 11th पॉइंट ये है, शॉर्ट लिव्ड है, और डीएनए जो है वो उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ज्यादा देर तक रहता है। ठीक है। आरएनए के अंदर
जो इंफॉर्मेशन की कैपेसिटी है, आरएनए की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो है ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड की। और डीएनए की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो मैनी पॉलीपेप्टाइड्स की होती है। एक आरएनए सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। ठीक हो गया। सो बेटे ये 12 डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए आरएनए और डीएनए के, ये अभी आगे जाके और भी ज्यादा वाजे होते चले जाएंगे जब हम इंशाल्लाह ताला आरएनए का एक्चुअल वर्क पढ़ेंगे प्रोटीन प्रोडक्शन में। लेकिन मैंने चाहा कि क्योंकि अभी हम डीएनए के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो और आरएनए का भी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, तो मैं आपको अभी इनके डिफरेंसेस बता दूं। अभी हम लोग डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि हमारे पास जो आपका अल्लाह भला करे, पर्पल कलर ले लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि शुगर है, शुगर का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, और डीऑक्सीराइबोज के अंदर इस जगह के ऊपर एक ओ मिसिंग होता है, यहाँ पर एक ओ प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि प्यूरिन्स कौन से हैं और पायरिमिडीन्स कौन से हैं। ठीक है, जिन जिन के पास डबल स्ट्रक्चर डबल रिंग है, एक रिंग दो रिंग, जैसे कि एडेनिन हो गया और गवानिन हो गया, ये दोनों हमारे पास हैं प्यूरिन्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास दोनों क्या आ गए, प्यूरिन्स। ठीक है, और पायरिमिडीन्स में हमारे पास क्या आते हैं, थायमीन, और थायमीन की जगह यूरासिल कहाँ आ जाएगा, आरएनए के अंदर, और हमारे पास जो साइटोसिन है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये पायरिमिडीन्स हैं। खुल जाओ सिम सिम। और सुनाएं, कैसी गुजार रहे हैं छुट्टियां, सोशल मीडिया पे घुसे हुए हैं या कहीं बाहर निकले, कोई मजे भी किए कि नहीं, क्योंकि अब मजे खत्म होने वाले हैं। अब आने वाले हैं आपके एएस के एग्जाम्स, सो काम सीरियस हो जाएगा। ठीक है ना जी। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि एडेनिन क्या है, गवान एडेनिन के स्ट्रक्चर को और गवानिन के स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने के लिए इस NH2 के ऊपर नजर रखिए। अगर डबल स्ट्रक्चर के ऊपर NH2 नजर आ रहा है तो वो एडेनिन है, अगर सिंगल स्ट्रक्चर के ऊपर NH2 नजर आ रहा है तो वो साइटोसिन है। अगर डबल स्ट्रक्चर के ऊपर आपको डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है तो वो गवानीन है, और अगर सिंगल के ऊपर डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है तो वो थायमीन हो सकता है या यूरासिल हो सकता है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये देखिए, अगर CH3 है सिंगल स्ट्रक्चर के ऊपर और ऊपर O मौजूद है तो फिर वो थायमीन है, अगर यहाँ पर CH3 मिसिंग है तो फिर वो क्या है, वो फिर यूरासिल है। मैंने आपको कहा था कि आप इनको ड्रॉ ज़रूर कीजिए, लेकिन साथ-साथ ये भी बताया था कि आपको ये मेमोराइज़ इसलिए करने हैं क्योंकि आप इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकें। तो आइडेंटिफ़ाई आप उसी उसी सूरत में कर सकते हैं, जब आपने इनको एक आध मर्तबा अपने हाथ से गुज़ारा हो, इनको बनाया हो। ठीक है? बाकी आप लोग माशाल्लाह सारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, तो मेरा ख़्याल है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे अंदाज़े लगा के आप इसको याद रख सकते हैं। एक यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपकी बुक में उसने एक बात लिखी हुई है, उसने कहा कि एटीपी, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जो कि हमारा एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की, ये डीएनए या आरएनए का पार्ट तो नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा उससे सिमिलर लगता है न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, हमारे पास हम कहते हैं ना एटीपी, एटीपी का मतलब है एक दो तीन फॉस्फेट्स, 1 2 एंड 3। इसमें हमारे पास ये एडिनोसिन पार्ट है, इसके साथ एडेनिन अटैच्ड होती है। ठीक है, अगर सिंगल फॉस्फेट लगा हो तो हम इसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं,
अगर 2 लगे हों तो हम इसको डाइफॉस्फेट कहते हैं, अगर 3 लगे हों तो हम इसको ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। आम तौर पे हमारी बॉडी में ये डाई और ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही आपको नज़र आएगा। बहुत रेयरली आपको इसके एएमपी की फॉर्म में नज़र आएगा। बहरहाल इसके ऊपर जब आप A2 में जाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको जब एनर्जेटिक्स पढ़ाएंगे और मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी डिटेल में हम जाएंगे। बट यहाँ उसने आपको एहतियातन बता दिया कि आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनिन में या जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है उसका डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी। तो अभी हम लोग बात करेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन के ऊपर। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि कोई चीज रेप्लिकेट कर ले, कोई चीज अपने आप को बढ़ा ले, अपनी कॉपीज बना ले, अपने आप को इंक्रीज कर ले। कल वाले लेक्चर में हम ये बात कर चुके हैं कि डीएनए जो है उसमें हमारे पास शुगर फॉस्फेट की एक बैकबोन होती है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इसमें आपको शुगर भी नजर आ रहा है और इसमें आपको फॉस्फेट भी नजर आ रहा है। शुगर फॉस्फेट की बैकबोन के साथ आपको यहाँ पर बेसिस नजर आ रही हैं, थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन। और देखिए यहाँ पर आपको 3 और 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये वही 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड है जिसकी हम बात करते हैं। यानी ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5 to which now phosphate is attached। ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पर इसका 3 कार्बन इज फ्री फॉर बॉन्डिंग with some other molecule, and here 5 is available for bonding with some other molecule. So we call it 3 prime end and this is called 5 prime end. 5 prime end. Oh, alright. Now let's talk about this. Since this is not a single stranded structure, this is a double stranded structure. So where's the other strand? Hey, here we can find out there's another strand here. ये क्या है? One strand is called leading strand and other strand is called lagging strand. For example, now you don't need to worry. You don't need to identify which one is leading strand and which one is lagging strand. That actually depends upon the replication fork and how you see the things from replication point of view. So one strand is lagging behind. It's a lagging strand. And one strand is called leading strand. And here you can see that ओहो ये आंटी कहाँ से आ गई? या यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला जो पूरी की पूरी बैकबोन है ये इनवर्स चल रही है, उल्टी चल रही है और ये वाली बैकबोन सीधी चल रही है। देखिए यहाँ पर 5 प्राइम एंड है और यहाँ पर 3 प्राइम एंड है। यहाँ पर 3 प्राइम एंड है और यहाँ पर 5 प्राइम एंड है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं दे रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर। They run anti-parallel. They are running parallel to each other, and still they are anti-parallel because one strand is inverted and one strand is straight, right? और देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। जहाँ पर थायमीन और एडेनिन है, नोट कीजिए वहां पर एक और दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। और जहाँ पर we can see cytosine and guanine, here we can 1, 2, and 3. 1, 2, and 3 hydrogen bonds here. So for example, if someone asks you to calculate how many hydrogen bonds are there in this piece of DNA, what you can see is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You can say that there are 7 hydrogen bonds.
we're going to discuss these things later on when we are going to do past papers of these concepts, right? मेरे ख्याल अभी इसको और ज्यादा ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। ये थी वो खातून मिस रोजालिंड फ्रैंकलिन। इनकी फाइंडिंग्स थी, इनके इंपॉर्टेंट क्लूज थे जिनके ऊपर काम करते हुए इनके दोस्तों ने, ये है मिस्टर जेम्स वाटसन और ये है मिस्टर फ्रांसिस क्रिक, इसको क्रुक कहना चाहिए, क्रुक, राइट। इन दोनों ने जनाब ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया और ये देखिए कितनी जतन से इन्होंने जो डबल हेलिक्स है उसका प्रॉपर उसका मॉडल बनाकर शो किया हुआ है। अब पता चला कि साइंस में मॉडल्स की क्या वैल्यू होती है, लोगों को दुनिया को समझाने के लिए मॉडल्स बनाने होते हैं। इसीलिए छोटी क्लास में आपकी टीचर्स आपसे उल्टे सीधे बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के मॉडल्स बनवा के देखते थे, जो आप बहुत अपनी किसी खालाओं से और आंटियों से और पता नहीं किस किस से बनवा लेते थे। ऑलराइट, अच्छा प्यारे बच्चों, अभी हम जो डीएनए रेप्लिकेशन की बात करने वाले हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है, वो जितना डाटा हमें रिक्वायर्ड है वो एक्चुअली उतना है जितना अभी आपको यहाँ पे सामने नजर आएगा। लेकिन एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि आपको उससे ज्यादा डाटा पता हो डीएनए रेप्लिकेशन का। सो हम रेप्लिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम रेप्लिकेशन को यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक वीडियो देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि बुक में कितना डाटा मौजूद है। सो डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे शुरू होती है? सबसे पहले हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड मौजूद होता है और इसका एक रेप्लिकेशन फोक बन जाता है। यानी सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। और ये जो अनवाइंडिंग कर रहा होता है डीएनए की, इस एंजाइम का नाम होता है हेलिकेज। हेलिकेज ये एंजाइम आकर इधर अटैच होता है और ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड था, जैसे आपके पास एक जिप होती है जो मैंने आपको क्लास में करके भी दिखाया था अपनी जैकेट के ऊपर, कि आपकी जो जिप होती है, अगर आप उस जिप को ओपन कर दें, अगर आप उस जिप को ओपन कर दें तो जो आपका जिप ओपन कर रही है जो चीज, वो डीएनए हेलिकेज होगा, राइट। ये डीएनए हेलिकेज आता है तो दो स्ट्रैंड्स को आपस में दूर कर देता है। जब ये दूर करता है तो हमारे पास ईच स्ट्रैंड जो है एक्ट्स एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट बिकॉज अगर यहाँ पर ए है, यहाँ टी है, यहाँ सी है, जी टी ए सी, सी जी टी ए टी टी ए टी, तो यहाँ पर जब नया डीएनए बनेगा तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री नया जो हमारे पास डीएनए वो बनता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास अनवाइंडिंग होती है और उस अनवाइंडिंग के बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप है, मैं इसको आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, बट उतना सिंपल नहीं जितना बुक में दिया हुआ है। सेकंड स्टेप में हमारे पास, हमारा पेन चलना बंद हो जाता है सेकंड स्टेप में, चलो चल गया। हमारे पास प्राइमर्स बनना शुरू होते हैं। ये प्राइमर्स ऐसे छोटे छोटे आरएनए के सीक्वेंसेस होते हैं जिनको एक एंजाइम बनवाता है जिसका नाम होता है प्राइमेज। प्राइमेज आता है और सबसे पहले एक छोटा सा प्राइमर बनवाता है जो आरएनए सीक्वेंस बना देता है डीएनए के साथ। नंबर 3, हमारे पास तीसरे नंबर पे जो एंजाइम आता है उसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज।
ठीक है। और ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करवाता है? पॉलीमराइजेशन। ये आकर जैसे ही यहाँ पर अटैच होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ पकड़ के अटैच करवाना शुरू कर देता है विद अ टेम्पलेट, राइट। यही काम यहाँ पर भी हो रहा होता है, मगर इधर ये जो हमारे पास डीएनए है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स बन रही होती हैं। अभी मैं जब आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आपको उन फ्रेगमेंट्स के बारे में पता चलेगा। इन फ्रेगमेंट्स को कहते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है जी। जब ये हो जाता है, उसके बाद हमारे पास एक और एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेस। ये लाइगेशन करवाता है, यानी जो हमारे पास पीछे सीक्वेंसेस बच गए होते हैं उनको आपस में जोड़ना शुरू कर देता है। अब आपको जो बातें याद रखनी है डीएनए की रेप्लिकेशन में, वो क्या बातें हैं? कमिंग बैक टू द कंटेंट ऑफ योर बुक, करंट स्लाइड पे आते हैं। वो कहता है कि आपका जो डीएनए है, ये आपके पास शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। ये जो आपको इस लाइन से शो हो रहा है, दिस इज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक हो गया। और यहां पर जो आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स। नोट कीजिए, एक न्यूक्लियोटाइड बड़ी है तो दूसरी छोटी। अगर यहाँ ये बड़ी है तो दूसरी छोटी, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले वो बताता है कि ये अनवाइंड होता है, ये अनजिप होता है। सेकंड स्टेप, हमारे पास साइटोप्लाज्म में, इस जगह साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जिनके साथ दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट्स अटैच होते हैं। देखिए, एक और दो। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे आप छुट्टी के वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं ना, कि जैसे ही लेक्चर खत्म हो, उठाएं बस्ता और दौड़ लगा जाएं। जैसे आप उस टाइम एक्टिवेटेड होते हैं, उस तरह ये भी एक्टिवेटेड होते हैं जी, कि जैसे इनको इशारा हो, ये जाके अटैच होना शुरू हो जाए। और नीचे वो थर्ड स्टेप में क्या बता रहा है, कह रहा है ईच ऑफ द बेसिस ऑफ द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स पेयर अप विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। ये देखिए, ये हमारे पास ओल्ड स्ट्रैंड है, ये देखिए, ये पिछला ओल्ड स्ट्रैंड, और साथ ये जो बनता जा रहा है ये न्यू स्ट्रैंड है। नए नए जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होते चले जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये देखिए, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इधर ऐड हो गया। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड हो गया, ऐड हो गया। अब यहाँ पर वो वाला ऐड होगा जो इसके साथ अटैच हो सकेगा। फिर आगे वो वाला जो इसके साथ अटैच हो सकेगा। फिर आगे ये वाला। मज़े से ड्राइंग करते जाएं, करते जाएं। ठीक है जी। तो देखिए, और ये उसने यहाँ पर छोटा छोटा सा एरिया बता दिया कि ये डीएनए पॉलीमरेज भाई है जो आपको पॉलीमराइजेशन करवा रही है। अब यहाँ पर आपको जो मैंने क्लास में वीडियो दिखाई थी, मैं आप समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ कि वो वीडियो आपको दिखाई जाए, लेकिन वो वीडियो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जो ओरिजिनल वीडियो है वो स्ट्राइक कर देगा मेरी वीडियो को। तो यार,
वो वीडियो कौन सी थी? वो वीडियो की तरफ चलते हैं जरा। जी, पता नहीं, अब देखते हैं स्ट्राइक आती है कि नहीं आती। DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. ये आ गया ना हेलिकेज। The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. ठीक है ना जी। सो ये हमारे पास बात हमें पता चल गई कि भाई हमारे पास ये रेप्लिकेशन कैसे होती है। अब इस चीज़ की एक एविडेंस भी जनरेट होती है। पहले ज़रा थोड़ा-सा आपको ये कॉमिक्स दिखा दें। कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के की प्लेयर्स कौन-कौन से हैं। हेलिकेज़ अनवाइल्डिंग करता है, प्राइमेज़ प्राइमर्स बनाता है, पॉलीमरेज़ पॉलीमराइज़ेशन करता है और लाइगेज़ एंड पे जॉइन कर देता है। ये क्या कह रहा है? Working a little slow, Bob. Yeah, well, you try working backwards. Someone might think you are lagging behind. Hmm? Now this. Hey, Jerry, can you take a second shift today? Sorry, boss, but I can only do the 5 to 3 thing. No one envied the job of DNA polymerase shift manager, right? So, this is how when you understand what is the process to copy DNA, right? अच्छा, अभी हम लोगों ने जो अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है वो है एविडेंस दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एक्चुअली।
हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एल्फ्रेड हर्शले एंड मार्था चेज। नहीं, हर्शले और मार्था चेज ने किया, ये किसने किया? सॉरी, ये मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो एक स्ट्रैंड जब अलग हो जाता है तो एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है और एक स्ट्रैंड न्यू होता है। ग्रीन से फर्ज कीजिए मैंने न्यू स्ट्रैंड बना दिया और ये रेड से मैंने ओल्ड स्ट्रैंड बना दिया। ये एक पुराना स्ट्रैंड होना और एक नया स्ट्रैंड होना, इसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। और इस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को दो साइंटिस्ट्स ने साबित किया था। उनके नाम थे मसेल्सन एंड स्टॉल। इन्होंने कैसे साबित किया? पहले बेटी आप लोगों को एक टेक्निक पता होना चाहिए, उस टेक्निक को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं? हम किसी भी सैंपल को लेते हैं और उस सैंपल को हम एक खास तरह की अप्रोप्रिएट ट्यूब में डाल के उसको घुमाते हैं। जब हम उसको एक खास आरपीएम पे, एक खास स्पीड पे घुमाते हैं तो उसके अंदर जो हमारा सैंपल है उसके मुख्तलिफ पोर्शंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं ब्लड सैंपल की, और एक टेस्ट ट्यूब में आप ब्लड डालते हैं और उसके बाद आप उस टेस्ट ट्यूब को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में यानी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उसकी, तो आप नोट करेंगे कि सबसे नीचे आपको सेल्स का डेब्री मटेरियल नज़र आएगा। उसके बाद ऊपर वाली लेयर में आप थोड़ा-सा ऊपर आ जाएँ तो आपको प्लेटलेट्स वगैरह नज़र आने लगेंगे, पता चलेगा कि प्लेटलेट्स की लेयर है। उसके बाद और ऊपर आ जाएँ तो आपको सबसे ऊपर प्लाज्मा नज़र आएगा। और प्लाज्मा में भी लाइटेस्ट चीज़ें ऊपर, यानी अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएँ तो ऊपर के ऊपर तरफ लाइट चीज़ें और नीचे की तरफ हेवी चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएँगी। तो इसके अंदर बेसिकली सेटलमेंट्स हो रही होती हैं। अगर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन का पता चल गया तो अब हम मेसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बैक्टीरिया लिए, ई कोलाई एक बड़ा कॉमन बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया को एक पेट्री डिश में पाला और उनको जो नाइट्रोजन सोर्स दिया उनकी ग्रोथ के लिए, वो N15 आइसोटोप दिया। N15 नाइट्रोजन सोर्स उनको फूड की फॉर्म में मिला। अब ये जो बैक्टीरिया आपके पास इस पेट्री डिश में ग्रो कर रहे थे, इन बैक्टीरिया ने अपनी डीएनए सिंथेसिस के लिए जो नाइट्रोजन यूज की वो ये N15 थी। हम इस N15 को ग्रीन कलर से शो कर लेते हैं। N15 को ग्रीन कलर से शो करते हैं। जब उन्होंने
इस N15 वाले बैक्टीरिया का डीएनए निकाला और उस डीएनए को कहाँ बनाऊं, यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। उन्होंने जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो उनको जो N15 वाला डीएनए का बैंड है वो ऐसे नजर आया, इट वाज N15, मीन्स टू से कि ये वाला जो हमारे पास ये बैक्टीरिया थे, इनके पास जो डीएनए था दैट वाज containing N15 in both strands। यहाँ पर भी N15 था, यहाँ पर भी N15 था, बिकॉज मैनी राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन के लिए उन्होंने इसको जो नाइट्रोजन सोर्स देते रहे वो N15 ही देते रहे। ठीक हो गया। अब चंद राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन के बाद उन्होंने इस बैक्टीरिया को जो फूड सोर्स दिया वो N15 की बजाय N14 देने लगे, यानी अब इसको जो अगला सोर्स मिल रहा है वो N14 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसके डीएनए ने रेप्लिकेट किया, एक स्ट्रैंड ये इधर आएगा, एक स्ट्रैंड इधर आया। ये देखिए मैं आपके सामने ये ओल्ड स्ट्रैंड बना रहा हूँ जो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट किया, और चूंकि अब वो इसको नया सोर्स N14 दे चुके थे तो जो इसके साथ साथ नए जो स्ट्रैंड बने यानी जो डॉटर स्ट्रैंड्स बने वो N14 के और N15 के हाइब्रिड्स बने। गौर कर रहे हैं आप? यानी जो फर्स्ट रेप्लिकेशन का राउंड था ये वाला, इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 ही था जो यहां पर शो हुआ, और अब जो सेकेंड राउंड उन्होंने किया, नाउ दिस वाज द सेकेंड राउंड, इसके अंदर हमारे पास जो डीएनए आए दे वर हाइब्रिड्स ऑफ N15 एंड N14। ये वाला भी हाइब्रिड था N15 और N14 का। तो जब इन्होंने सेकेंड राउंड के बाद इसको टेस्ट ट्यूब में प्लेस किया और सेंट्रीफ्यूगेशन की इसकी, तो वो क्या देखते हैं, बोर तो नहीं हो रहे? हो भी रहे तो हम क्या करें, इसमें हम डांस करके तो आपको दिखा नहीं सकता। बस नेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है, ये जैसा है ये वैसा ही है। अगर हम क्लास में बैठे होते तो मैं किसी न किसी बच्चे को देख के उसको पॉइंट मारने शुरू कर देता, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता। लो जी, अब जरा ये देखें कि पहले वाले में N15 था, उसका बैंड यहाँ पर आ गया। अब अगले वाला जो बन रहा है वो 15 और 14 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसका बैंड 15 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। हाइब्रिड आया, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है ये 14 प्लस 15 का बैंड नजर आ गया, तो थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर आ गया है। यहाँ पे क्या है, N14 प्लस N15 का हाइब्रिड बैंड आया है। अब जो थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में इसको आप देखें थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ऊपर हुआ है ना। अब जब वो थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में इसको लेके गए हैं, थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में लेके जाने के लिए दोबारा फिर उन्होंने वही किया, उन्होंने इसको N14 ही दिया है। अब देखिए जरा, थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में जाने के लिए पहले स्ट्रैंड्स अलग करते हैं। ये वाला स्ट्रैंड ठीक हो गया, ये वाला N14 का स्ट्रैंड अब अलग हो जाएगा।
ये देखिए आपके सामने मैं एरोज भी डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये लीजिए, ये वाला स्ट्रैंड अनवाइंड होके इधर आ गया, ये वाला स्ट्रैंड इधर आ गया, ठीक है। अब दोबारा फिर इसको N14 ही मिल रहा है, ये जो मैंने एरो बनाई है ना यहाँ पर, ये देखिए दोबारा फिर इसको N14 ही अवेलेबल हो रहा है। तो इसका मतलब नया स्ट्रैंड भी ऐसे ही बनेगा ना, N14 15 इसके साथ मिल गया, और ये ऐसे, लाइक दिस। अब जरा नोट कीजिए, ये थर्ड राउंड आया है। इस थर्ड राउंड में आपको क्या नजर आ रहा है? इस थर्ड राउंड में आपको एक चीज पहली बार नजर आ रही है, और वो है 14 का अपना प्योर बैंड। 14 का प्योर बैंड, ये तो वही आ गया ना हाइब्रिड जैसा पहले था, 14 प्लस 15 का हाइब्रिड, और यहाँ पे 14 अलग। अब जब इसको ये टेस्ट ट्यूब में लेके गए तो क्या देखा इन्होंने? ये था फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। अब प्यारे बच्चों हम थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। रातें जाग जाग के लेक्चर बना रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? ये हम ए स्टार की तैयारियां कर रहे हैं, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन ताली दो हाथों से बजती है, ठीक है ना? इसके लिए आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लें जी, हो जाए तैयार बैंड बनाने के लिए। एक तो वैसे ही आएगा, अब ये तो इसको थोड़ा सा मैं हल्का कर लूंगा। एक तो उधर ही आया N14 और N15 का बैंड, ठीक हो गया। और एक और बैंड आएगा यहाँ पर जो खाली N14 का होगा। पोजीशन नोट करें जरा, N15 का बैंड कहाँ पर आया था? इस लाइन के ऊपर। दोबारा N15 सेकंड में आया ही नहीं है, ठीक है। थर्ड में आया ही नहीं क्योंकि N15 खत्म हो गया। सेकंड वाले के अंदर दो बैंड नहीं आए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड्स ही थे। और यहाँ पर अब हमारे पास 14 का अलग भी मौजूद है और 14 15 का हाइब्रिड भी मौजूद है। इसको एक और राउंड में लेके जाते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा एंजॉय करें। लें जी, आर यू रेडी? इसको लेके आए इधर, इसको लेके आए इधर, ठीक हो गया। ये वाला इधर आ गया, बाकी के सारे तो पिंक हैं। बेसिकली रेप्लिकेशन फोक्स बन रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम अलग-अलग बना रहे हैं। दुविधा में ना पड़ जाइएगा कि ये क्या, वहां तो फोक बन रहा था और यहाँ पे पूरा पूरा धागा ही लदा हो रहा है। लो जी, ये फोर्थ राउंड ऑफ रेप्लिकेशन आने लगा है। दोबारा फिर जो इनको नाइट्रोजन दी जा रही है वो कौन सी दे रहे हैं? N14। लें फिर, आ गए पॉलीमरेज, आ गए एलिकेज, आ गए लाइगेज। ट्रर्रन, ट्रर्रन, ट्रर्रन। नींद से बचने के लिए इससे ज़्यादा स्टूपिड हरकत मैं कर नहीं सकता। लो जी, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर N14 बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये हाइब्रिड वाला जो है ये कम होता चला जा रहा है। अब 14 को हम क्या करें? 14 कैसे यहाँ पे बनाएंगे टेस्ट ट्यूब में? कहाँ गई हमारी टेस्ट ट्यूब? फोर्थ राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कैसे बनाएंगे?
ठीक है जी। मेरा ख्याल है अब कहने के लाने के लिए कुछ रह नहीं गया, कहने सुनने को रह कुछ नहीं गया। ये 14-15 वाला फीका होता चला जा रहा है और 14 वाला गाढ़ा होता चला जा रहा है। ये था मिसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, जिसने उनको ये बताया कि चूंकि N15 आगे किसी के अंदर अब नजर आया ही नहीं, कहीं नजर आया ही नहीं, इसका मतलब जो ओरिजिनल था वो N14 और N15 हाइब्रिड के अंदर चले गया। That means that DNA conservation, DNA replication is semi-conservative. It's semi-conservative. Maselson and Stoll ने इसको साबित कर दिया। चलो एक पढ़ा लिखा इमेज भी मैंने निकाला था, मैंने कहा शायद आपको मेरी ड्राइंग ना समझ आए। ये लें। अब जो बच्चा समझदार होगा, जिस बच्चे के अंदर अकल होगी, उसको ये खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिसके अंदर अकल नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है प्यारे बच्चों। एंड आई एम श्योर कि हमारी क्लास के जो 40-45 बच्चे हैं समझदार ही हैं। अब हम क्या करें, अब हम चलते हैं जरा अपने बुक वाले इसकी तरफ। हाँ, थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है। वो कहते हैं जी, पहले किसी को नहीं पता था कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। कुछ कहते थे कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, यानी एक स्ट्रैंड पहले कंप्लीटली अलग रहता है और दूसरा इंटायरली ब्रांड न्यू अलग से बन जाता है। और सेमी कंजर्व यानी ठहर जाना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ भी ड्रॉ करके बता दूं कि यहाँ पर जो ये कह रहे हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ओरिजिनल डीएनए था वो अलहदा से रहता था और नया जो है वो अलहदा से उसके जैसा बन जाता था। ये थी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये ले, दूसरे वाले को मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ आपको। ये ब्लू वाला बन रहा है न्यू। वो इसको कह रहे थे कि ये कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है जी, पुराना वाला अलग रहता है, नया वाला अलग बन जाता है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या कहती है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ये कहती है कि एक स्ट्रैंड पुराना वाला होता है और एक स्ट्रैंड नया वाला बन जाता है साथ इसके। यह सेमी कंजर्वेटिव। और डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन क्या आती है? डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन ये कहती है कि कुछ पार्ट्स को अंदाजा नहीं है कि इस टाइम मेरी ड्राइंग स्किल्स का कैसा इम्तिहान शुरू हो गया है। कुछ पार्ट्स सेमी कंजर्व पुराने के होते हैं, कुछ पार्ट्स नए के बन जाते हैं। ये होती है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन वाला पार्ट भी डीएनए का बना के दिखाई दिया आप लोगों को, ठीक है जी। तो इसके अंदर से जो साबित हुई वो कौन सी थी? सेमी कंजर्वेटिव साबित हुई। ये एक्चुअल ये होती है, ये वाली, ये थ्योरी है। ये आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक इंटरनेट से इमेज लिया, वो भी यही बातें कर रहा है जो हमने की अभी आपके सामने। इसको आप देख लीजिए एक बार क्या कहता है ये। स्क्रीन को स्टॉप करें और इसको रीड कर लें। गुड। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो बातें की हैं वो सब आपके सामने है। देखिए, आपको ये जो मेसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको N15 नजर आ रहा है, फिर यहाँ पर 14 और 15 का हाइब्रिड नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो उसके बाद ये हाइब्रिड अपनी जगह पर रहेगा, थिन होता चला जाएगा। और जो 14 वाला है, ये स्पेस 14 की है, ये स्पेस 14 और 15 की है, और ये वाली जो पोजीशन है ये 15 की है, जो आपको दोबारा कहीं पे नजर नहीं आ रहा। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसकी और भी अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगी। तो यही अब हमारे पास चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। अब शायद आपको समझ आ गई होगी
कि डीएनए कैसे कॉपी होता है, राइट। व्हेन यू मास्टर्ड द प्रोसेस टू कॉपी डीएनए। इस बच्चे की हम थोड़ी सी शरारत करके इसको यहाँ पर तिलक लगा के इसको हिंदू बना देते हैं। तो बेटा ज़रूर आप मुझे बताइएगा मैसेज करके कि आपको इसकी समझ आई कि नहीं आई। आपने गौर से सुना कि नहीं सुना। इस बच्चे को ये बिंदियाँ लगा देते हैं, साथ इस बच्चे की हम मूछें बना देते हैं, ठीक है जी। साथ इसकी दाढ़ी बना देते हैं, दाढ़ी इसकी आ ही नहीं रही, ठीक है। और हम इस आधी रात के वक्त कुछ कर नहीं सकते फ्रस्ट्रेशन के मारे हुए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।